तो नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जारी बवाल के बीच सुशीला कार्की को देश की कमान मिल गई है। उन्हें नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। पहली बार उन्होंने 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। अब एक बार फिर उन्होंने इतिहास रच दिया है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर। सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल में गहरे उथल पुथल के वक्त में हुई है। सोशल मीडिया प्रतिबंधों और खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केपी शर्मा सरकार बुरी तरह घिर गई थी। जेनजी नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जेनजी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कार्की के नाम को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में सामने रखा। कार्की साल 1990 में पंचायती राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए हुए जन आंदोलन में भाग लेने के चलते जेल जा चुकी हैं। कार्की नेपाल के पहले नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के परिवार की करीबी रही हैं। उनके पति दुर्गा सुवेदी 1973 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक करके उसे भारत ले गए थे और नेपाल राष्ट्र बैंक की नकदी लूट ली थी। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लोकतंत्र समर्थक अभियान में किया गया था। कार्की ने 1978 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने विराटनगर में उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की। 2007 में उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिली, जिससे उनका पेशेवर कद और मजबूत हो गया। उन्हें 2009 में सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बन गई। 11 जुलाई 2016 को नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। हालांकि उनका कार्यकाल 7 जून 2017 तक 1 साल से भी कम वक्त तक चला। देश की बागडोर अब सुशीला कार्की ने संभाल लिया है। सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी और ये उनका दफ्तर होगा। ये यहाँ का सिंहद्वार है और अगले 6 महीने तक जो नेपाल की राजनीति का केंद्र बिंदु होगा यही सिंहद्वार होगा। कहा जा रहा कि सुशीला कार्की जो है बतौर प्रधानमंत्री इसी दफ्तर का इस्तेमाल करेंगी। ये यहाँ का सिंहद्वार है। इसको भी जलाया गया था, लेकिन इसमें अब अंदर जो है परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए, सब कुछ ठीक किया जा रहा है ताकि सुशीला कार्की इस पे बैठ सके। 12 तारीख की रात सुशीला कार्की ने जो है देश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर जो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, संसद को डिसॉल्व किया गया और तय किया गया कि मार्च 2026 में जो है इलेक्शन जो है वो नेपाल में होंगे, यानी अगले 6 महीने तक नेपाल की सत्ता उनके हाथों में होगी। बड़ी बात यह है कि ये जो सहमति बनी है वो जेनजी के सहमति के बाद ही बनी है और कहा जा रहा है कि जेनजी ने जो मांगे की थी उसके बाद ये तय किया गया कि ये लोग जो है यहाँ काठमांडू में जो सत्ता होगा वो सुशीला कार्की के हाथों में होगा, वही जो है सत्ता को संभालेंगी। तो यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जो है जो सत्ता का केंद्र होगा वो ये भवन होगा और यहाँ से चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो जेनजी होगा वो पर्दे के पीछे से उन्हें सपोर्ट करेगा, उनके एडवाइस पर ही जो है जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी वो एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी और यहाँ की सत्ता चलेगी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार नेपाल में पिछले 5 दिनों तक राजनीतिक उथल पुथल रही, ये जद्दोजहद रहेगी कि नेपाल की बागडोर किसके हाथों में आएगी, अब ये तय हो गया है और सुशीला कार्की जो देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी वो अब अगले 6 महीने तक नेपाल को चलाएंगी। सुशीला कार्की के सामने चुनौतियां कई हैं। केपी शर्मा सरकार के खिलाफ लोगों में उभरा गुस्सा फिलहाल के लिए भले ही शांत हो गया हो, लेकिन देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सुशीला कार्की को संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला है जिसमें निष्क्रिय संस्थान, क्षतिग्रस्त संसद और राष्ट्रपति भवन समेत प्रमुख सरकारी इमारतें हैं। उन्हें नेपाल की जनता में सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित संकट न आए, इसका ख्याल रखना होगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, जेन जी के प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्ता का स्वाद चखने को मिला है। उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। उनकी जो मांगे हैं उनका ख्याल रखना होगा और उसका समाधान भी तलाशना होगा। नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू में बीते कई दिनों से आम जिंदगी पटरी से उतरी हुई है। सड़कों पर उतरकर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। ऐसे में कार्की के सामने फिलहाल नेपाल में कानून व्यवस्था बहाल करने की सबसे बड़ी चुनौती है।